ठीक है, ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक डालो ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन हम लोगों ने वैसे जो सीबीएसई है इसको 9th क्लास में भी ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, ठीक है, वहां पर भी पढ़ते हैं हम लोग इसको। और अब हम आपके ये नीट के सिलेबस में भी आपका ग्रेविटेशन। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट था केपलर। केपलर ने क्या बोला, केपलर ने हम लोगों को बताया कि जो उसने कुछ लॉज दिए, ठीक है, जो प्लेनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं। आपको पता है कि जो हमारे 9 प्लेनेट्स है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को वैसे हटा दिया गया है, अब केवल 8 प्लेनेट्स ही है। तो वो जो 8 प्लेनेट्स है वो सन के अराउंड है। कोई भी बॉडी जो होती है वो हेवनली बॉडीज का जो पाथ होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसने कुछ लॉज दिए। कौन कौन से लॉज दिए, तो आप सबसे पहले टॉपिक डालेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। सबसे पहले आप टॉपिक डालो केपलर्स लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट के लिए ही है, ठीक है, आप सबके लिए अप्लाई मत कर देना। तो पहला जो लॉ है दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, या इसको फर्स्ट लॉ भी बोलेंगे। फर्स्ट लॉ लिखो पहले, फर्स्ट लॉ बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, या इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसने लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बताया कि जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते, ठीक है। जैसे मान लो सन यहाँ पर है, ठीक है, सन बना लेता हूं मैं। तो जो प्लैनेट होगा, प्लैनेट का पाथ इस तरह से होगा, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल जानते हो आप, ठीक है, सन सेंटर में नहीं होगा, यहाँ पे ही होगा, ठीक। ये जो पाथ है दैट पाथ इज कॉल्ड इलिप्टिकल, इलिप्स बना, ठीक है। तो इसमें कोई दो एक्सिस होती है, एक तो ये, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, को आप बी से डिनोट करोगे। इसको मान लो बी से डिनोट किया मैंने, इसको ए से डिनोट किया। ये आपका हो गया सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस बोल दो इसको। और बी आपका हो गया सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। आप ए बी इसे डिनोट कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ए से मैं इसको डिनोट करूं, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट घूमते हैं। और जो सन है, सन जो है इसमें क्या होता है, दो फोकस होते हैं, एक फोकस तो यहाँ पर होगा, एक फोकस यहाँ पर होगा। तो सन जो होगा, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। सन किसी भी फोकस पे हो सकता है, इस फोकस पे भी हो सकता है, इस फोकस पे भी हो सकता है, ठीक है। सन इज सिचुएटेड एट अ फोकस, किसी एक फोकस पे होगा, ठीक है। आप पढ़ोगे कि इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो सर्कल में केवल एक ही सेंटर होता है, इसमें सेंटर भी बोलेंगे, उसको बोलते हैं फोकस। तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, उन फोकस पर सन सिचुएट होगा, ठीक है, सन होगा उस पे। और ये आपका क्या है, प्लेनेट की पोजीशन ले लो, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर ही प्लेनेट इस पोजीशन पर था, एस्कोर्ट सन मैंने लिख दिया, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट है, ठीक है। सेकंड जो लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। तो क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या बताता है हम लोगों को कि जो इनकी एरियल वेलोसिटी होती है इसकी प्लेनेट की, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सेकंड लॉ लिखो, सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया।
रेक्टेंगल लॉ, इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया कि जो प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। ये आपकी सेमी मेजर माइनर एक्सिस है और ये आपकी मेजर एक्सिस है। सन को सपोज करो, सन कहीं पर भी ले लो, इस फोकस पे लिया मैंने सन, ये आपका सन है, ठीक है। अब देखो सपोज करो कोई प्लैनेट है यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, कहाँ से ए से बी पे जा रहा है, प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे करके इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो देखो यहाँ से ये कितना एरिया कवर किया इसने, इस एरिया, इस प्लैनेट ने यहाँ से घूमते हुए ऐसे गया, इसने कितना कवर किया एरिया, इतना। तो मान लो ये एरिया को कवर कर लिया, ए से बी पे जाने में इसको समय लगा कितना, ए से बी पे जाने में इसको समय लगा टी। तो ये क्या बोल रहा है कि प्लैनेट जो होता है वो हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करता है। तो यहाँ पर इसने एरिया कवर किया इतना, इतना एरिया, एरिया तो बहुत ज्यादा है। अब इतना एरिया इस वाले पोर्शन में मुझे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ये ज्यादा कर्व करेगा, ज्यादा पाथ घूमेगा, तभी तो वो इक्वल हो पाएगा। जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना एंगल थोड़ी यहाँ पे बनेगा, तो एरिया भी सेम कैसे होंगे, एरिया सेम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इधर का पोर्शन कम है, तो इधर वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो अब इस वाले पॉइंट को पी से क्यू भी इक्वल टाइम पे जाएगा। आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू यहाँ पर। तो इसका मतलब आया समझ में कुछ। जब सन पास से गुजरता है तब उसकी प्लेनेट की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आप ऐसा बोल सकते हो। जब सन पास से गुजरता है तो सन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब सन से प्लेनेट दूर होते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है। इसलिए जो मरकरी होता है, मरकरी सन के अराउंड शायद 88 डेज में ही पूरा एक चक्कर काट लेता है। और हमारे जो अर्थ है, अर्थ को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, अर्थ को एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक पूरा अराउंड द सन घूमने में उसको 365 डेज लगते हैं। जैसे जैसे प्लेनेट जितने दूर जाता जाएगा उसको उतना ही कम समय लगता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस है उतनी इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जैसे ही सन के आप प्लेनेट पास आ गए तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब दूर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी जैसे लिखेंगे हम लोग, एरियल वेलोसिटी या डीए बाई डी, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इक्वल एरिया इज स्प्रेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इज ट्रैवर्स कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दूर था तो इसमें एरिया ज्यादा एरिया आ रहा है, पास में जब जाएगा उसको उतना ही एरिया कवर करना है, तो अपनी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। आई बात समझ में आज का बेटा या नहीं आई? नहीं आया। आया, ठीक है, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एरिया 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 कैसे निकालते हैं? एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? Length times width. लेंथ टाइम लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाँ। ठीक है। देखो एरिया का फॉर्मूला होता है, तो सर्कल में से कोई भी एक आर्क बना, ये आर्क यहाँ पर उसको थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ आर थीटा। कितना होगा, हाफ आर थीटा। चलो देखो ये मान लो सेमी सर्कल बन रहा है, कितना बन रहा है,
सेमी सर्कल बना है। सेमी सर्कल का एरिया जानते हो आप? पूरा सर्कल होता तो कितना होता है? पूरा सर्कल होता तो कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। हाफ बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब मैं इस फॉर्मूला यूज करता हूँ। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? अगर सेमी सर्कल बनेगा तो यहाँ पे एरिया एंगल कितना बनेगा? 180 इन टर्म्स ऑफ पाई बता। इन टर्म्स ऑफ पाई कितना होगा? पाई बाय 2 पाई नहीं पाई पाई। तो एरिया क्या लिखूंगा? देखो सेमी सर्कल के लिए एरिया क्या लिखूंगा? हाफ रेडियस को आर इनटू पाई। ठीक है, शायद आर स्क्वायर आएगा ठीक है ना? हाँ, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर लिखा होगा। हाफ आर स्क्वायर। एक बार इसको सॉल्व कर ही लेता हूँ, ठीक है? डाउट है हम लोगों को, एक बार मैं इसको सॉल्व करवा ही लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया पूरा कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का एरिया हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया 2 पाई। 2 पाई, कोई 2 पाई अगर एंगल बन रहा है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट एंगल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो थीटा एंगल का एरिया होगा आर स्क्वायर बाय 2 इनटू थीटा। ठीक है, वो सही था। ठीक है, सही था मैं, ठीक है। आर स्क्वायर बाय इनटू थीटा, ठीक है। तो किसी भी आर्क का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर इनटू थीटा। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम लोग लिख सकते हैं। एक तो था v इक्वल टू आर ओमेगा, सुना है आपने कभी सर्कुलर मोशन में? v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाय dt। अच्छा हाँ, है ना, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा r d थीटा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? r d थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू ओमेगा r। तो v dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? r d थीटा। ये बात समझ में आए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आई बात समझ में बेटा? नहीं आया उसका? ओमेगा की वैल्यू पुट करी, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी थीटा बाय dt, v dt इनटू r d थीटा। मतलब रेडियस इनटू d थीटा क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? एरिया को हाफ आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो r इनटू r थीटा ऐसे लिख सकता हूं मैं, या r d थीटा कर दो। मान लो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो d थीटा एंगल बन रहा है, तो r इनटू d थीटा। r इनटू d थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं? हाफ r v इनटू dt। क्या लिख सकता हूं? हाफ आर v इनटू dt। ठीक है, चलो अब देखो इसकी एरियल वेलोसिटी कितनी आती है, ये नोट कर लेना आपने। एरियल वेलोसिटी आएगी इसकी, हमको एरियल वेलोसिटी निकालनी है। हमें प्रूव करना है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो एरियल वेलोसिटी मैंने बोला dA बाय dt। एरिया हम लोग निकाल ही चुके हैं। एरिया बराबर, एरिया क्या है? एरिया किसी भी dt समय पे इतना एरिया कवर करेगा। तो एरिया की जगह मैं वैल्यू रख देता हूं हाफ r v dt डिवाइडेड बाय dt। dt से dt कैंसिल, dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? आपके पास बचेगा हाफ वेलोसिटी इनटू रेडियस। जब भी कोई बॉडी
इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम मोमेंटम क्या रहेगा इसका, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू mvr, सुना है कभी? ठीक है। ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। L क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा तो मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो mvr। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, vr को इधर छोड़ दो, ये हो जाएगा L बाय m, v बाय r, v इनटू r क्या हो जाएगा L बाय m। तो vr की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, L बाय m लिख सकता हूं। हाँ। तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा हाफ L बाय m। तो देखो ये L तो कांस्टेंट है, ये एंगुलर वेलोसिटी आपकी, और मास हमेशा कांस्टेंट है प्लेनेट का, तो एरियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा, मास आपका कांस्टेंट रहेगा, तो हाफ L बाय m आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। आया समझ में? हाँ। कोई डाउट है? नहीं। v आपकी किसी भी जैसे यहाँ वेलोसिटी मान लो v, ठीक है, तो v इनटू, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका L बाय 2m हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है कि जो प्लेनेट है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड होगा, तीसरा लिखो थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहा है, ये आपकी मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी माइनर एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक ये आपका ए, ठीक है, ये आपका क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। मैंने वहां पर पिछली बार में बी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। आप तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ए बोलते हो या बी बोलते हो। तो जो टाइम पीरियड है, थर्ड लॉ बोलता है कि जो इसका टाइम पीरियड है, इसका स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने में जितना टाइम लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ या फिर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। e square is directly proportional to the square cube of semi major axis, ठीक है। कोई भी हेवनली बॉडी जैसे सैटेलाइट वगैरह भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जो सन है या जो प्लैनेट है, आपका फोकस यहाँ पर होगा, फोकस, एक फोकस यहाँ पर होता है, एक फोकस यहाँ पर होता है, ठीक है। मान लो कोई प्लैनेट या फिर सैटेलाइट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से आते के डिस्टेंस को r बोलते हैं, r, ये आपका a, ठीक है। जो टाइम पीरियड होगा आपका, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ठीक है। अब जैसे जैसे प्लैनेट यूं करके घूमता हुआ जा रहा है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट को बोलेंगे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये सबसे ज्यादा r मैक्स है, और ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे नियरेस्ट है। प्लैनेट जब यहाँ पर होगा तो ये सन के सबसे नियरेस्ट होगा, इसको हम बोलेंगे r मिनिमम, ठीक है। अब दोनों पॉइंट के अलग अलग नाम है, इसको बोलते हैं पेरिंग। सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पेरिगी, और सबसे जो
डिस्टेंस पर जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपोगी। ठीक है, इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है पता? पेरिगी एंड एपोगी पहले सुना कभी आपने? नहीं। मैंने भी नहीं सुना। ठीक है, पेरिगी एपोगी याद कर लो, पेरिगी एपोगी देख लेना एक बार डिक्शनरी में क्या मतलब है पेरिगी एपोगी का। तो यहाँ पर जब प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा नियरेस्ट होगा तो यहाँ पर वो धीरे घूमेगा तेज घूमेगा? उसकी स्पीड कम होगी ज्यादा होगी? पेरिगी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जितना नियरेस्ट होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एमवी स्क्वायर। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो एक एनर्जी ज्यादा है तो दूसरी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। इस एपोगी में इस पॉइंट पर सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। प्लैनेट यहाँ पर बहुत धीरे धीरे घूमेगा और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि एक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? हाँ सर। एनी डाउट? तो ये तीन लॉज है। इन तीन लॉज पर कई बार क्वेश्चन भी पूछते हैं हम लोगों को। क्या? हमारे लेक्चर्स में यहाँ मैंने बोला जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ रही है एपोगी में और पेरिगी में मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी v मैक्स, यहाँ पर वेलोसिटी v मिनिमम क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस पर है। यहाँ मैंने बोला तो इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। मास इनटू वेलोसिटी v मैक्स इनटू r मिनिमम इज इक्वल टू होगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ v मिनिमम इक्वल टू r मैक्स। ठीक है, मास से मास कैंसिल, v मैक्स अपॉन v मिनिमम का जो रेशो होगा इज इक्वल टू r मिनिमम सॉरी r मैक्स अपॉन r मिनिमम। मतलब ज्यादा पास में होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब v और r हमेशा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा वेलोसिटी स्पीड होगी या वेलोसिटी बोल सकते हैं आप। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा स्पीड होगी। ठीक है, देखो मैथ्स का एक टर्म है जो डिफिकल्ट के लिए होता है। इसमें 1 प्लस ई होता है एसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। 1 माइनस ई इक्वल टू होता है सेमी मेजर एक्सिस अपॉन सेमी माइनर एक्सिस। 1 प्लस ई सेमी मेजर को मैंने ई ए से डिनोट किया था, इसको बी से। यहाँ से ई की वैल्यू निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी प्लस बी ए प्लस ए, इधर आ जाएगा ई हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। एसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। द फॉर्मूला फॉर एसेंट्रिसिटी तो बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है, E इक्वल टू होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, और सेमी मेजर एक्सिस a को कैसे लिखोगे? r मिनिमम प्लस r मैक्सिमम। देखो इधर यहाँ पर फोकस था
यहाँ से आते की डिस्टेंस ये आर मिनिमम थी, ये वाली डिस्टेंस आर मैक्सिमम थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपका ए था ना, तो यहाँ से आगे भी ए ही होगा। तो आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम का सम करो डिवाइडेड बाय 2 करो, तो यहाँ से आपका ए निकल जाएगा। और अगर आपको बी निकालना है तो बी के लिए क्या होगा, बी कैसे निकलेगा, बी इसेंट्रिसिटी से निकलेगा, बी इक्वल टू होता है ए 1 माइनस ई का स्क्वायर की पावर 1/2। कुछ फार्मूला इनको याद रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन में यूज होगा। और आपको पूछा एरिया ऑफ ऑर्बिट, तो पूरा ये चक्कर काट रहा है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ लिख रहा हूं, एरिया को मैं एरिया जैसे पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। और आपको अगर मालूम बी नहीं पता, इसेंट्रिसिटी पता है, तो बी की वैल्यू पुट कर दो, ये पाई ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा इसका ऑर्बिट का, एरिया ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का एरिया, ठीक है, कितने एरिया में वो कवर कर रहा है, कितना एरिया